दो शब्द कहना है। अभी जो ज्ञापन हम देने के लिए जो हमारे साथी भाई परशुराम जी वाराणसी से पैदल चलकर पाती लेकर आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जाना है, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को दिया जाना है, वो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। अनुमति है तो हाथ उठा लीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग साथियों को मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, जितनी तन्मयता, अनुशासन को पालन करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए, शामिल होने के लिए आए हैं, हमें भरोसा नहीं होता। यही दिल्ली पुलिस इतनी हड़कंप में हम लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए आतुर थी कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। बहुत से लोग आएंगे, कहीं हंगामा करेंगे, विधि व्यवस्था खराब करेंगे, और हमने उन लोगों को कहा था कि नहीं, मेरे साथी ऐसा नहीं है। वो सारे लोग अनुशासित हैं, कर्मचारी हैं, केवल अपनी परेशानियों को सरकार को बताने आए हैं। और आप भी एक कर्मचारी हो, किसी विभाग में काम करते हो, तो आप हमारी पीड़ा को समझो। आप लोगों को नौकरी में पूरा वेतनमान मिलता है, लेकिन हम लोगों को साथी को 6,000 पर, बताओ, एक मजदूर को भी 6,000 महीना का नहीं मिलता है, उसको ज्यादा मिलता है। कैसे घर चलाएगा? ये कर्मचारी जो कलम चलाता है और घर में जाता है तो उसके घर में 1-2 दिन चूल्हा तक भी नहीं चलता है। ऐसे भी बड़े बहुत से साथियों का हमें समस्याओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये लड़ाई है, पूरी बड़ी लड़ाई है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है, क्योंकि संविदा पर बहाली कम समय के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड के लिए अस्थायीकरण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, 10 साल तक जो कर्मचारी जिस विभाग में काम किया उसके बाद उन्हें अस्थायी कर्मचारी नहीं, उनको उनकी पूरी सैलरी और उन्हें उनका जो है सरकारी सेवा का जो भी लाभ है मिलना चाहिए। अतः माननीय से सादर निवेदन है, आप हम मनरेगा कर्मियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए वेतनमान और उनकी सेवा स्थायीकरण हेतु आदेश देने की कृपा की जाए। इसके लिए सभी मनरेगा कर्मी आपके सदा आभारी रहेंगे। साथियों, जब हमारे साथियों को वेतनमान मिल जाती है, सेवा स्थायी हो जाती है, फिर अन्य मांगों की आवश्यकता सभी इसी में पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी, आपको जो है बीमारी में किसी साथी को कोई हो जाए तो वो सरकार देती है, ESI जो कहलाता है। EPF, PF जो भी समस्याएं हैं या जो छोटी छोटी बातें हैं, सारे इसी में समाहित है। इसलिए आप हमें कर्मचारी बना दो, कर्मचारी तो हम हैं ही, आप उसको घोषित करो, क्योंकि एक देश में जब आप कहते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 जो है इलेक्शन, जिस तरह से सब चीज में आप समानता दिखाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, तो ये कैसे होगा? जो कर्मचारी उसी टेबल पर काम करता है, एक को आप 80,000 वेतनमान के साथ दे रहे हैं और एक को 8,000 भी नहीं दे रहे हैं, तो एक भारत कहाँ रह गया? ये भारत और इंडिया का बीच का गैप बन रहा है। और हम गांवों में रहने वाले लोग हैं, गांव वासियों को देखने वाले हैं, 70% आबादी गांव की है और उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेवारियों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। मनरेगा को टाइम के अनुसार बनाया गया है, वो टाइम पर काम करना है, टाइम पर मास्टर रोल, टाइम पर उसका फिलिंग, टाइम पर मेजरमेंट, टाइम पर उसका भुगतान, नहीं तो डिले कंपनसेशन का हकदार बनता है। मनरेगा एक संवैधानिक योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है संविधान ने उनको 100 दिनों का अधिकार दिया है काम का, जो काम करने के लिए इच्छुक है। और इतनी बड़ी योजना का अगर ये हस्र हो रहा है, इसे धीरे धीरे समाप्त करने का काम किया जा रहा है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। आप मनरेगा से और बढ़िया बेहतर योजना लाइए। अगर आज मात्र 210 रुपया एक
अकुशल मजदूर को देते हैं, कहीं 250 देते हैं, कहीं 212, कहीं 198। तो उनको एक बढ़िया जो है मजदूरों को भी मजदूरी दीजिए, और जो उनको काम करवा रहे हैं, जो सारे पदाधिकारी मनरेगा में बहाल किए गए हैं, उन लोगों को भी उनका हक दीजिए। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको भी खाने पीने और रहने के लिए एक लोग नौकरी में इसलिए आता है कि बढ़िया से देश का सेवा करे और वो अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा नहीं किया गया है, 16 वर्षों में 16,000 भी वेतन नहीं देने के लिए सरकार का जो मूड है, ये बहुत ही अफसोसजनक है। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि बच्चा जब तक नहीं दूध पिलाया जाता है मां के द्वारा जो जन्म देती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम तो आपको संवेदनशील समझते थे, आपके भाषणों से प्रेरणा ग्रहण होती है, और आप कहते थे कि मैं एक गरीब घर से आया हूं, हमारी माँ मजदूरी करके हमको पालन की है। तो मैं उन्हीं घरों से आए हुए बेटे हैं, बेटियां हैं, जो आज मनरेगा के काम को संचालित कर रहे हैं। तो इस दर्द को आप समझेंगे और हमारी पीड़ा दूर करेंगे। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत बार ज्ञापन दिया। वो एक मोटी किताब तैयार हो जाएगी या हो गई होगी, उनके यहाँ फाइल में फोल्डर तैयार हो गया होगा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। वो बार बार यही कहते हैं कि केंद्र के काम केवल है मनरेगा के लिए पैसा देना, बाकी काम राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र के गाइडलाइन में हम मनरेगा का संचालन करते हैं, उसमें कंटीजेंसी पर आधारित है। आपको उसी के अनुसार वेतन मिलेगा, चाहे आपका घर चले नहीं चले, पेट भरे नहीं पड़े। और अब तो हद है, ये हमारे वित्त मंत्री जी का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया, मनरेगा दान की योजना है, यानी ये भिखमंगों के दर्जा के रूप में हम लोगों को दान स्वरूप कुछ देने के लिए बात करते हैं, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद स्थिति है। देश की आजादी के 74-75 साल होने गए हैं, अमृत काल मनाया जा रहा है। देश का विकास अगर सबसे अधिक हुआ है, गांवों का विकास अगर अधिक हुआ है, तो इन 15-16 वर्षों में ही हुआ है, जो मनरेगा के द्वारा हुआ है। आप इस चीज को कहीं भी उठाकर देख लीजिए, मनरेगा जितना काम पारदर्शिता के साथ किया है, भारत की कोई भी योजना नहीं है जो इतनी पारदर्शी है। भारत सरकार के किसी विभाग का आप इतनी पारदर्शिता से नहीं देखेंगे। जो वेबसाइट पोर्टल पर आप एक मजदूर भी कितना दिन काम किया, कितना भुगतान लिया, सारा पोर्टल पर दिया हुआ है। ऐसा कितना योजना सरकार की है जो इतनी पारदर्शी तरीका से चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी मनरेगा को गाली देने का काम किया जा रहा है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही अपमान का विषय बनता है। और हम लोग करीब 30-70% यानी 1 करोड़ आबादी को हम लोग जो है प्रभावित करते हैं। और इससे सरकार को समझना चाहिए कि जो लोग 1 करोड़ आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके साथ इस तरह के व्यवहार, अमानवीय व्यवहार बंद होनी चाहिए। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं केंद्र सरकार से, अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हम लोगों की सुधि लें, और जो लोग आज करा रहे हैं उनकी आवाज आप बनने वाले हैं, उनकी आवाज आप हैं। तो एक जब आपको पूरा देश नहीं विश्व आपको विश्व लीडर मानता है, तो फिर ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम लोग अपना घर छोड़ के कोई कर्जा लेकर, उधार लेकर, सूद पर पैसा लेकर आपके पास गुहार लगा रहे हैं, पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा सावन में होती है, जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान को, महादेव को, भगवान को, जो हम लोग जाते हैं कांवर लेके। और आपके पास 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारा साथी परशुराम भाई आया है। 100 किलोमीटर की यात्रा पर भोला बाबा भी प्रसन्न होते हैं, क्या आप 1000 किलोमीटर में भी प्रसन्न नहीं होंगे? तो मोदी जी, मैं ऐलान करके आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, कि मैं अगली यात्रा आपके गृहनगर बड़नगर से दिल्ली के लिए करूंगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करूंगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, अभी हम गुजरात से गुवाहाटी तक की यात्रा करूंगा। मैं तब तक पद यात्रा करूंगा, तब तक पद यात्रा करूंगा,
या तो मेरी सांस चलेगी, नहीं तो आप वेतनमान और हमारा जो है नियमितीकरण करने का काम करेंगे। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जमाना अपनी समझे पर मेरा वो ही इरादा है कि जब तक सांस बाकी है हर प्रयास बाकी है। ना तो मैं थकता हूं ना मैं हार मानने वाला हूं। कई दिनों तक दिल्ली के फुटपाथों पर मैं गुजारा करके अपना जो है मांग को रखने का काम किया हूं। मैं बहुत बड़े घर का बेटा नहीं हूं और न ही बहुत बड़ा मैं कोई नेता और मंत्री और न मैं कोई ओहदा चाहता हूं। मैं तो केवल अपना हक, वेतनमान और नियमितीकरण चाहता हूं। आप साथियों के आंसू पोंछने के लिए मेरे भी आंसू बहते हैं तो मुझे इन्हें पोंछने का हक नहीं है, मैं ये मानता हूं। ये कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।